हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि वर्णमाला से संबंधित डीपली क्लास हम बहुत जल्द ही लाएंगे। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने स्वर से संबंधित चर्चा की थी। आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से कई बार चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। स्पर्श व्यंजन से कई सवाल बनते हैं। आइए बात करते हैं आगे। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों सबसे पहले एक यही सवाल बन जाता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग 25 मार आते हैं। कितने मार आते हैं? 25। दोस्तों, आपने सुना नहीं ध्यान से कि स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, ये 5। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। ना कि आपसे ये पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जब आपसे ये पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तब आप बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और जब वर्ग पूछे तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं एक एक वर्ग की। दोस्तों, इसका पहला वर्ग का वर्ग कहा जाता है। का वर्ग। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा ये 5 वर्ण आते हैं। और दोस्तों, ये क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठ से उच्चारित होते हैं। याद रखिएगा, इससे हर एक वर्ग से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, एक खा दे दिया गया और बाकी अन्य वर्ण मिलाकर दे दिए गए और पूछा गया कि खा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, तो तुरंत आप बता देंगे कि खा का उच्चारण स्थान कंठ है। याद रखिएगा। इसी तरह आप चा वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, ञ। दोस्तों, चा वर्ग जो उच्चारण स्थान इसका है तालु से। इसी प्रकार कोई भी आपको वर्ण दे देता है इसमें, जैसे मान लीजिए झा दे दिया इसने और कहा झा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको अगर पता है, आपने पढ़ रखा है, तो तुरंत आप बता देंगे झा का उच्चारण स्थान तालु है। याद रखिएगा। इसी तरह प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, मान लीजिए 2 इसने वर्ण दे दिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। इसी तरह और नीचे एक एक करके ऑप्शन में करके दे दिए और पूछा आपसे ठ और डा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपने अगर पढ़ रखा है अच्छे से तो आप तुरंत बताएंगे कि ट और ठ का उच्चारण स्थान मूर्ध है। दोस्तों, कंठ मतलब गला, तालु मतलब जो नीचे मुंह के अंदर गले के बिल्कुल नीचे जो भाग होता है उसको तालु बोलते हैं, जो लटका। और मूर्धन मुख के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे मूर्धन कहते हैं। जब उच्चारण करके आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ। जैसे मूर्धन की अगर बात करें तो हम जब उच्चारण करते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, तो जीभ जो है ऊपर लग रही है, मुख के ऊपर लग रही, तो ये मूर्धन स्थान होता है। दंत तो आप जानते ही हैं, दांत, कि जब कोई उच्चारण हम करते हैं तो दांत से हमारी जो जीभ है वो स्पर्श करती है तो उसे दंत कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, हमारी जीभ जो है स्पर्श कर रही है दांतों से। इसी तरह पा वर्ग भी, अगर पा वर्ग में जो दोनों ओठ जो है एक दूसरे से स्पर्श करेंगे और जीभ स्पर्श करती है तो उसे पा वर्ग कहते हैं। वो होस्ट हो जाएगा, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इनकी संख्या 5 होती है और इनके वर्ग, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, जब तक आप कई बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कई बार क्लास देखेंगे नहीं और लिख कर देखेंगे नहीं, तब तक दोस्तों नहीं आएगा। चाहे कोई भी क्लास पढ़ लीजिए, चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करना।
तो आप अगर 2-3 बार हमारी क्लास स्वर व्यंजन की देखते हैं तो आपको वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आइए बात करते हैं आगे। अभी आपने दोस्तों पढ़ा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीज से होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात अंतःस्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्वर व्यंजन के बीच में बोले, मतलब बीच में जिनका गैप आता है, वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों अंतःस्थ की जो संख्या होती है व्यंजनों की वो होती है 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। याद रखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन पूछ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप तुरंत बताइए 4 होती है। और दोस्तों ये भी दे सकता है, मान लीजिए इसमें इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण दे दिया, जैसे यही दे दिया या दे दिया, कहा कि इस मतलब ये व्यंजन पहचानिए क्या हुआ, तो आप तुरंत बता दीजिए अंतःस्थ व्यंजन है। इसी तरह रा पूछ सकता है तो ये भी अंतःस्थ व्यंजन है। इसी तरह ला पूछ सकता है, ये भी अंतःस्थ व्यंजन है। वा पूछ सकता है, ये भी अंतःस्थ व्यंजन है। संख्या पूछ सकता है तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल व। आगे बात करते हैं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा और आपको ये नया नया लगेगा। तो आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी आपने पढ़ा ऊपर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ा अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों जीभ और दांत के बीच जो हल्की ऊष्मा, यानी ऊष्मा मतलब होता है गर्म हवा, ऊष्मा कह सकते हैं आप, वो उत्पन्न होती है। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है जीभ और दांत के साथ घर्षण भी करती है, घर्षण मतलब रगड़ खाती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऊष्म व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है। पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि ऊष्म व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, यही प्रश्न बन जाता है कि ऊष्म व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। या आपको क्वेश्चन दे दिया गया इसी तरह कि मान लीजिए शाह क्या है और ऑप्शन में ऊपर क्वेश्चन में दिया गया ऊष्म व्यंजन ना नहीं, ऑप्शन में दिया गया संघर्षी व्यंजन पहचानिए, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया गया तो आप समझ जाइए कि ऊष्म व्यंजनों को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आप तुरंत टिक मारिएगा कि शा श स ह ये संघर्षी व्यंजन है, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, यही ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। श श स ह। बात करते हैं आगे। अभी आपने पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन, उसके बाद पढ़ लिया अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद पढ़ लिया ऊष्म व्यंजन। अब आगे बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। अभी दोस्तों हमने बताया कि मुख के ऊपर वाला जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्विगुण व्यंजन बताइए। अब आपने मान लीजिए पढ़ रखा है उत्क्षिप्त व्यंजन, तो आपको पता ही नहीं। तो दोस्तों दोनों चीज़ याद रखिए, उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। ड और ढ, ये भी याद रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ढ और ढ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी आपने पढ़ लिया सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद पढ़ लिया अंतःस्थ व्यंजन, फिर पढ़ लिया आपने ऊष्म व्यंजन।
उसके बाद पढ़ लिया उत्क्षिप्त व्यंजन। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त से समझ में आ रहा होगा, अब संयुक्त मतलब एक दूसरे से जुड़ा। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की बात करते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन भी बहुत पूछे जाते हैं और ये कई कई तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की सबसे पहले संख्या होती है कितनी? 4 होती है, याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो पहला है छा, दूसरा है त्रा, तीसरा है ज्ञा और चौथा है श्रा। अब दोस्तों इससे प्रश्न कैसे आते हैं? दोस्तों वर्णमाला से संबंधित पूरे प्रश्न हम बहुत जल्द ही लाएंगे। वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको बहुत जल्द ही लाएंगे, जिससे आपकी वर्णमाला की थ्योरी क्लास तो क्लियर हो ही रही है और इससे सारे जितने बनने वाले प्रश्न हैं वो सारे एक दिन आपको सारे प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजनों से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि छा, जिसे छा है ये किसके मेल से मिलकर बना है? तो आपको याद रखिएगा क और शा, नीचे हलंत जरूर लगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी खाली का और शा दे देता है और पूछ लेगा, और ये भी दे देगा ऑप्शन, याला भी दे देगा और ये का और शा वाला भी ऑप्शन दे देगा। तो आप कभी कभी याला ऑप्शन लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका सही ऑप्शन यही होगा, का नीचे जो हलंत लगा हुआ। तो इस तरह इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये छा किससे मिलकर बना है। इसी तरीके से त्रा किससे मिलकर बना है? तो ता और रा से मिलकर बना है, हलंत। इसी तरह ज्ञा किससे मिलकर बना है? तो हलंत जा और यहाँ से मिलकर बना है, हलंत। इसी तरह श्रा पूछा जाता है तो श्रा शा हलंत और रा से मिलकर बना है। तो दोस्तों इससे अक्सर इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ऑप्शन में इनमें से कोई भी दे दिया गया, जैसे मान लीजिए यही दे दिया गया ज्ञा और कई और दे दिए गए वर्ण, और पूछा गया कि संयुक्त व्यंजन बताइए, इसमें से बताइए संयुक्त व्यंजन कौन है। तो आप अगर सारे संयुक्त व्यंजन जानते हैं छात्र अंग्या श्रा, तो आप तुरंत संयुक्त व्यंजन मार देंगे। तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन की बात थी। तो आपने अभी तक कितने व्यंजनों के भेद पढ़ लिए? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। दोस्तों आइए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण, जो आपसे हमने कहा था बहुत जल्दी ही आपको बताएंगे कि अल्प प्राण महाप्राण और घोष और अघोष क्या होते हैं। वो दोस्तों वो व्यंजनों की बात अलग है, इनको दोस्तों ये भी व्यंजन के ही भाग हैं। तो आइए बात करते हैं अल्प प्राण की। दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जो परीक्षाएं हो रही इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अल्प प्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात मुख से जो श्वास है वो कम निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। दोस्तों परिभाषा की कोई इतनी अहमियत नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन परिभाषा याद रखिएगा तो आप समझ में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उससे प्रश्न क्या बनते हैं, ये मायने रखता है। तो दोस्तों अल्प प्राण की जो ट्रिक है हम सबसे पहले लाए हैं ट्रिक कि अल्प प्राण में क्या होता है, 1, 3 और 5 तथा सभी स्वर। बताया हमने कि अल्प प्राण में क्या होते हैं, 1, 3, 5 और सभी स्वर, वो अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन जो भी आप ऊपर पढ़ कर आए, या अलावा तथा सभी अनुनासिक व्यंजन। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन अभी आगे हम क्लियर करेंगे। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, पहले भी आपको क्लियर किया है। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, जिनमें हवा जो है वो नाक से स्पर्श करते हुए आती है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों यही ट्रिक है कि 1, 3, 5 तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन भी, जैसे या अलावा तथा सभी अनुनासिक व्यंजन, ये सारे अल्प प्राण होते हैं। अब दोस्तों 1, 3, 5 क्या है, तो आइए हम आपको ऊपर बताते हैं कि 1, 3, 5 क्या है, जिससे आपको याद रहे कि 1, 3, 5 कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, अभी आपको बताते हैं कि 1, 3, 5 क्या है।
हाँ दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं कि 1, 3 और 5 क्या है, अल्पप्राण। तो दोस्तों हमने यहाँ जो वर्ग आपको बताए थे स्पर्श व्यंजनों के, जो 5 वर्ग होते हैं, उसी में जैसे कि पूछा गया अल्पप्राण की संख्या क्या है, तो आप तुरंत बताइए। 1, 3, 5 होती है, तो याद रखिए मन में कि 1 यानी का हो गया, और 3 मतलब 1, 3 और 5, यानी अल्पप्राण में पहले वाला छोड़ा, पहले वाला हुआ, दूसरा छोड़ा तीसरा हुआ, तीसरा चौथा छोड़ा, एक मतलब एक के बाद एक छोड़ा, एक के बाद एक छोड़ा, ये अल्पप्राण होता है। 1, 3 और 5 ये अल्पप्राण कहलाते हैं। और सभी स्वर जानते हैं, स्वर 11 होते हैं, वो भी अल्पप्राण में ही आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आप पढ़ ही चुके हैं, य र ल व, तो ये अल्पप्राण। इसी तरह इसमें भी पांचों वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये सभी अल्पप्राण हैं। और दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन ये भी अल्पप्राण कहे जाते हैं, ये भी अल्पप्राण कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और अनुनासिक व्यंजन ये अल्पप्राण आते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे आप, जब लिख कर खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों ये हमारे नोट्स ही हैं। तो आपको अल्पप्राण क्लियर हो गया होगा। 1, 3, 5 तथा सभी स्वर, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन, ये अल्पप्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती, महा का मतलब ही होता ज़्यादा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, जैसे कि ये 2 और ये 4, तो महाप्राण में 2 और 4 तथा ऊष्म व्यंजन जो ऊपर अभी आप पढ़कर आए श श स ह, तो महाप्राण में क्या हो गया 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन। अब बात कर लेते हैं ऊपर कि 2 और 4 क्या है, तो जैसे भी हमने महाप्राण की बात की, अल्पप्राण की बात की थी, वैसे महाप्राण भी देख लेते हैं। 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन। हाँ, बात कर लेते हैं महाप्राण में 2 और 4 की। तो पांचों वर्ग में जो भी जितने 2 और 4 आएंगे, जैसे अल्पप्राण में हमने क्या कहा था, अल्पप्राण में हमने क्या कहा था कि 1, 3, 5 ये अल्पप्राण थे। और महाप्राण में क्या है 2 और 4, तो महाप्राण में क्या हो गया 2 और ये 4। भाई देखिए 1, 3 और 5 ये हो गया अल्पप्राण, और बाकी बचे क्या 2 और 4, तो ये क्या हो जाएंगे महाप्राण हो जाएंगे। भाई बाकी ये 2 और 4 ही तो बचे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये महाप्राण हो जाएंगे। और ऊष्म व्यंजन, भाई यहाँ अंतस्थ व्यंजन ये अल्पप्राण थे, और ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महाप्राण। ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महाप्राण, याद रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस की तभी आया। दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सब समझ में आएगा। 2-3 बार देखेंगे, कोई कठिन नहीं है दोस्तों। 2-3 बार आप जब लिख कर देखेंगे और समझेंगे, और मेरी वीडियो कई बार देखेंगे प्ले करके, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों आपने देखा अल्पप्राण 1, 3, 5 सभी स्वर, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन, और उसके बाद महाप्राण भी आपने क्लियर कर लिए कि 2 और 4 तथा ऊष्म व्यंजन। समझ गए होंगे कि अल्पप्राण में 1, 3, 5 11 लव और अनुनासिक व्यंजन, महाप्राण में 2 और 4 तथा ऊष्म व्यंजन। दोस्तों अब बात करते हैं अघोष की। पूछा जाता कई बार, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, अघोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन, ये भी बहुत पूछा जाता है। आजकल की परीक्षाओं में अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा के रखा है दोस्तों। इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं ना, इनसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। तो बात करते हैं अघोष की। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं जैसे कि 1 और 2, जैसा भी हमने ऊपर बताया था
स्पर्श व्यंजनों में 1 और 2 क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में जैसे कि हमने यहीं लिखे दे रहे हैं, बार बार ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि मान लीजिए ये का और ये खा, और इसी तरह गा घा, ये गा हो जाएगा, ये घा हो जाएगा, तो आगे ये अंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह मतलब ये वर्ग हैं, तो इसमें पूछा गया है कि अघोष क्या है, तो अघोष में 1 और 2, तो ये 1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 1 और 2 ये हो गए, ये अघोष की संख्या हो गई। और ऊष्म व्यंजन, वहाँ महाप्राण में ऊष्म व्यंजन थे, यहाँ अघोष में ऊष्म व्यंजन है। तो कंपेयर करके दोस्तों जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ क्या था, वहाँ महाप्राण में ऊष्म व्यंजन दिया जा रहा था, यहाँ पहला ही अघोष है पहला, तो उसी में ऊष्म व्यंजन आ गए। दोस्तों एक आपने बात देखी होगी कि यहाँ जो ऊष्म व्यंजन है वो 3 ही है, जबकि ऊष्म व्यंजन आपने कितने पढ़े हैं? ऊष्म व्यंजन आपने 4 पढ़े हैं। तो दोस्तों अघोष में हा का कोई स्थान नहीं है, अघोष में हा का कोई स्थान नहीं। अघोष में का और खा यानी पहले हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का और खा, चा और छा, जा और झा, टा और ठा, पा और फा, और शा शा सा। बाकी हा का अघोष में कोई स्थान नहीं है। आगे बात करते हैं घोष की। दोस्तों घोष को सघोष भी कहा जाता है और घोष भी कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? 3, 4, 5 तथा यर अलावा हा और अंतस्थ व्यंजन, यानी यही जो यर अलावा है ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों देखिए अभी हम आपको बहुत शांति से ध्यान दीजिए। सबसे पहले अल्प प्राण आपने क्या देखा? 1, 3 और 5। महाप्राण में आपने क्या देखा? 2 और 4। अल्प प्राण में सभी आपने स्वर देखे कि अल्प प्राण में सारे स्वर पूछ लिए जाते हैं, सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद आपने देखा महाप्राण, महाप्राण में 2 और 4 और सभी और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और उसमें अल्प प्राण में क्या था? अंतस्थ व्यंजन। इसी तरह अघोष और घोष या सघोष में, तो अघोष में आपने देखा 1 और 2 और ऊष्म व्यंजन शा शा सा हा को छोड़कर। इसी तरह घोष में 3, 4, 5 और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। वहाँ अल्प प्राण में सभी स्वर थे, यहाँ घोष में सभी स्वर हैं। तो दोस्तों जैसे कि 3, 4, 5 बताया गया, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो 3, 4, 5 मतलब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये सघोष या घोष कहलाएंगे। और बाकी 1 और 2 ये आपने अभी देख लिए हैं, 1 और 2 ये क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। और यर अलावा ये भी सघोष कहलाएंगे। दोस्तों यर वाला के अतिरिक्त यहाँ पर जो हा ऊपर छूट गया था वो हा घोष में आ जाएगा। याद रखिएगा कि ऊपर जो अघोष है उसमें श श सा हा को छोड़कर, और यहाँ यर अलावा और हा भी इसमें ले लिया जाएगा सघोष में। दोस्तों आशा है आप समझ रहे होंगे। दोस्तों जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आता है। मुझे भी प्रैक्टिस करने से ही आया है। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और व्यंजनों की बात कर लेते हैं जो भी पूछे जा सकते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया था कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती? तो दोस्तों आगत व्यंजन इसी तरह होते हैं, जैसे नीचे जो बिंदी दिखाई दे रही है ज़ा, वा, तो ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गए आगत व्यंजन। और उसी तरह पूछ लिया था लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के दिए किसे कहते हैं? जैसे दे दिया जाएगा आपको, दे दिया जाएगा कि खा, का, रा और गा। ये मान लीजिए ऑप्शन दे दिए गए, ये ऑप्शन दे दिए गए आपको। पूछा गया कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो तुरंत आप मार देंगे कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा है। तो याद रखिएगा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन
रा कहलाता है। उसके बाद पूछ लिया था कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन जो है वो ला को कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ लिया था कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो कभी कभी ये पूछा जाता है, कि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कि अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है और अर्धस्वर बताइए। तो दोस्तों अर्धस्वर या और वाह होते हैं, ये दोस्तों अर्धस्वर होते हैं। याद रखिएगा, अर्धस्वर या और वाह होते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। दोस्तों अभी आपने ऊपर देखे थे नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन यही होते हैं, अंगा, या, ड़ा, ना, मा, जो नाक से बोले जाते हैं नासिक व्यंजन। और दोस्तों पूछ लिया था स्वरतंत्री व्यंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों स्वरतंत्री व्यंजन में हा आता है। याद रखिएगा, स्वरतंत्री व्यंजन हा होता है। बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। पूछ लिया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। अब रही बात गिनने की, तो अभी आपने ऊपर जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो आपने 5 वर्ग पढ़े थे, और पाँचों वर्ग में 5 5 हैं तो 5 25 वो हो गए, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, और ऊष् व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, जो आपने ऊपर पढ़ कर आए। तो अगर आप टोटल जब जोड़ते हैं तो इसकी संख्या कितनी आती है, 33 आती है। तो दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन से ये संबंधित पूरे टोटल कितने हो गए, 33 स्पर्श व्यंजन मिलाकर पूरे 33 हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? दोस्तों जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, और कई बार ये वीडियो देखिए स्वर और व्यंजन की, तो वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप उसमें हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आपको ज़रा से भी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और चैनल को प्यार दें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।